अभी चलन में है, लिखा विवरण नहीं मिलता है, केवल धारणाएं हैं लोगों के बीच में, वो क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल है। क्लियर है? पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी पशु की बात हो तो वहां पर जो आंसर जाएगा वो कुत्ता चला जाएगा। कुत्ता को सबसे पहले मनुष्य ने पालतू बनाया था। तो पालतू पशु कौन है? प्रथम पालतू पशु कुत्ता हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मानव ने आग का प्रयोग, अगर हम बात करें ह्यूमंस यूजिंग फायर, किस काल में प्रारंभ किया? सबसे पहले मनुष्य ने जब आग का प्रयोग किया था, क्या मध्य पाषाण काल में किया, नव पाषाण काल में किया, ताम्र पाषाण काल या फिर कांस्य काल? तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, नव पाषाण काल हो जाएगा। मनुष्य ने आग का प्रयोग नव पाषाण काल में किया है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है और इसका विवरण एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु यानी ह्यूमंस यूजिंग मेटल, सबसे पहले प्रयोग की गई धातु, जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहली जो है प्रयोग धातु वाली कौन सी है? तो लोहा, चांदी, तांबा, पीतल। यानी अगर हम आयरन की बात करें, सिल्वर या कॉपर या फिर ब्रॉस, तो याद रखें कि सबसे पहले तांबा जो है मनुष्य ने अपने जीवन काल में प्रयोग किया है, इसीलिए यह धातु यानी तांबा पहली जो है यूज करने वाली धातु बन गई है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यानी जो प्री हिस्टोरिक जो एज है उसके अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो हम कहें कि भाई यहां पर एक है ब्रॉन्ज, कॉपर, स्टोन या फिर आयरन। हम ये कहते हैं कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो कहीं ना कहीं स्टोन, पाषाण किसे कहते हैं? पाषाण काल या पाषाण युग। हम जब भी जोड़ते हैं तो उसमें पाषाण का अर्थ होता है स्टोन। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो संस्कृति रखी जाती है वो स्टोन को रखा जाता है, पाषाण को। क्वेश्चन नंबर 7, कौन पुरातत्व यानी अगर बात करें जो हड़प्पा है, हड़प्पा आपने देखा, मोहनजोदारो देखा आपने, ठीक है ना, कालीबंगन क्षेत्र देखा, तो उसमें जो है पुरातत्वविद की बात की जा रही है जो एक व्यक्ति है। हड़प्पा के उत्खनन कर्ता कौन है? हड़प्पा जो है कि खुदाई से संबंधित कौन व्यक्ति है? ऑप्शंस ए दयाराम साहनी, वाई.डी. शर्मा, आर.एस. विस्ट, वी.वी. लाल। तो दोस्तों याद रखिएगा, दयाराम साहनी जो है हड़प्पा से संबंधित है और मोहनजोदाड़ो से रखालदास बनर्जी संबंधित है। दोनों क्वेश्चन को याद रखना है, मोहनजोदाड़ो पार्ट से संबंधित है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर नन ऑफ दीज। इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत भी होंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो। हमारा ये कर्तव्य है कि एग्जाम में मुझे 100% रिजल्ट देना है, यानी आपको। इसलिए धैर्य बनाकर वीडियो देखें, क्योंकि धैर्य में सब कुछ है, धैर्य में ही सिलेक्शन छुपा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल। जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार आपके एग्जाम में रिपीटेड है और छोटे छोटे बड़े बड़े एग्जामों में ये अक्सर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तक की जो मूर्ति है, डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू, तो यहां पर अगर बात की जाए तो एक खुदाई हुई थी तो उसमें एक मूर्ति निकली थी जो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति थी, डांस करती हुई महिला। तो ये कहां से प्राप्त हुई है? अब बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर यानी जो पशुपति सील है वो कहां से मिली? प्रसिद्ध जो है पशुपति, आपने पशुपति मंदिर भी सुना होगा। इसी बीच में हम आपको कड़ी में बताते हैं कि प्रसिद्ध जो पशुपति की मोहर है वो कहां से मिली है? वो भी दोस्त मोहनजोदाड़ो से मिली है, जिसके उत्खननकर्ता पुरातत्वविद रखालदास बनर्जी है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी, जो विशाल अन्नागार है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? इसका भी आंसर जाएगा मोहनजोदाड़ो। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पशुपति की मोहर, अन्नागार और नर्तकी की मूर्ति ये सभी कहां से प्राप्त हुई हैं? ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये याद रखिएगा, एक साथ में बता दिए हैं तो कोई भी बच्चा इस चीज को गलत नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 से हम आपके 4 क्वेश्चन
मिनिमम 1 सेकेंड में कवर करा दे रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पुराने शहरों को जो खोजा गया था खुदाई के दौरान, जिसमें रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, RS बिष्ट, VD शर्मा, ये सभी लोग थे। अगर आपको इनका नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो आपको याद होगा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और आलमगीरपुर, ये तो नाम सुने होंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछता है कि ये बताओ कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, कालीबंगा किस नदी के किनारे, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे। तो आपको बता दें कि हड़प्पा जो है यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है, तो हड़प्पा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा एक्चुअल में सिंधु नदी नहीं रावी नदी के तट पर है, यानी, और मोहनजोदड़ो सिंधु ये सही है, कालीबंगा घग्गर है, आलमगीरपुर हिंडन नदी। तो ये अब आपके चारों सही हो गए हैं। हड़प्पा अगर कल को अकेले में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे, किस सागर तट के किनारे है, तो वो है रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु है, कालीबंगा घग्गर है, आलमगीरपुर हिंडन है। ये 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 12 का ए चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो भारत में मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो इंडस सिविलाइजेशन से, वैदिक सिविलाइजेशन से, मौर्यन सिविलाइजेशन से, या गुप्ता एम्पायर से, बताइएगा। जवाब दीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका गुप्ता एम्पायर है, ऑप्शन नंबर डी, मूर्ति पूजा का आरंभ जो है, जो हम कहते हैं ना कि मेटल की बात करते हैं, जो मूर्ति को हम जो है पूजते हैं, उसका आरंभ आज भी हम जो है उसका यूज कर रहे हैं। और ये हमारे यूज करने से नहीं, ये हमारे अखंड भारत की परंपराएं हैं। और परंपराओं के तहत ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि मूर्ति पूजा का आरंभ कौन सी एज से है, कौन से इरा से है। तो यह है गुप्ता एम्पायर से, गुप्त काल से। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल आर्य किसकी पूजा करते थे। आर्यों की बात आपने खूब सुनी होगी, पढ़ी होगी, कहाँ के निवासी हैं, क्या पहले पाला, क्या जो है कार्य करते थे, ये सब कुछ जानेंगे। ऋग्वैदिक काल आर्य किसकी पूजा करते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा प्रकृति की। वो प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए ऑप्शन जाएगा किसके साथ, ए के साथ। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, सप्त सैंधव प्रदेश में, नर्मदा घाटी, यमुना, या फिर ऑल एबव। आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से हिस्ट्री का निचोड़ पाने के लिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये उम्मीद ही नहीं दोस्तों, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारे हर बहन, हर भाई, हर बहड़ी से ईमानदारी से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ने के लिए, ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कभी भी नुकसान नहीं होगा। यदि हमारे सब्सक्राइब करने से हमारा लाभ है तो फिर क्या बात है, चीजें बिल्कुल फ्री मिलेंगी आपको। आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे, सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। और सप्त सैंधव प्रदेश, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बसे, आए नहीं पूछा है, बसे। और जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा था, उत्तरी प्रदेश, एशिया माइनर, भूमध्य सागरी तट, या सप्त सैंधव प्रदेश। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई बसे, तो यहां पर आप सप्त सैंधव प्रदेश हो जाएगा। और जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये कहां से आए, तो ये आए हैं मध्य एशिया से, या कहां के निवासी हैं या थे, एशिया माइनर। तो एशिया वर्ड आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र संबंधित है। तो जो गायत्री मंत्र है वो भारत के प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद, ऋग्वेद एक भारत का सबसे प्राचीन वेद है और इसी से संबंधित है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। भारत में ही नहीं, अगर देखा जाए ऋग्वेद का प्रचलन पूरे विश्व में देखा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद कहे जाते हैं भारत के 4 प्रमुख वेद हैं। सबसे बाद का वेद कौन सा है, सबसे बाद का वेद जो है वो है अथर्ववेद। संगीत का वेद कौन सा है, तो संगीत का वेद है सामवेद। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, सत्यमेव जयते जो है उक्ति है वो ली गई है मुंडको उपनिषद से। तो आंसर जाएगा बी के साथ। नेक्स्ट, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है, यानी 9वां जो मंडल है वो किसको समर्पित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो सोम से संबंधित है। यहां पर सोम देवता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राचीन वेद, ओल्डेस्ट वेदास, तो ओल्डेस्ट वेदास है वो कौन सा है। तो अभी अभी मैंने बताया कि भाई देखो, गायत्री मंत्र सबसे प्राचीन वेद में है, समाहित है, तो इसलिए ऋग्वेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला।
तो जो प्रजापति ऑप्शन है, वरुण ऑप्शन है, विष्णु है, महेश है, तो मैं कहना चाहूँगा जो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। BIMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखा है तो कुछ इसमें बात जरूर है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में ही की गई है? किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि प्राचीन वेद किसे कहा जाता है, ऋग्वेद को। यजुर्वेद आपका एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य का वेद है। सामवेद आपका एक ऐसा वेद है जो संगीत का वेद है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो जादू और टोने का वेद है। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। बी हमारा आंसर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जो उदयभद्र कहलाता है, अजातशत्रु मगध का राजा हुआ करता था, घनानंद। तो यहाँ पर जो उदयन ऑप्शन है, उदयन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर का जो संस्थापक है वो कौन है, उदयन हो जाएगा। अच्छा, आगरा नगर को किसने बसाया था? कमेंट कीजिएगा, मैंने बताया भी है आपको। क्वेश्चन नंबर 24, किस शासक की उपाधि कुड़िक थी? यानी कौन से ऐसे शासक को कुड़िक कहा जाता था? क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछा गया, छोटे बड़े एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 100 से ज्यादा बार पूछा गया कि किस शासक की उपाधि कुड़िक थी। तो आप याद रखें कि अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। अजातशत्रु यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? सिकंदर के समय मगध पर जो शासन था वो घनानंद का शासन था, और घनानंद को हराकर सिकंदर जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राजगद्दी पर बैठा और उसने बहुत ज़्यादा प्रदेशों को जीता। सिकंदर की बात करें तो आप सभी जानते हो। कालाशोक की राजधानी थी। कालाशोक अगर बात करें तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो कौन थी? वैशाली राजगृह पाटलिपुत्र अवंती। तो कालाशोक की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने बसाया। कुड़िक किसका नाम है? अजातशत्रु का नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया? यानी किसको जो है क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया? उग्रसेन को कहा गया, महाराजा खारवेल को कहा गया, शशांक को, या सिकंदर को? तो आप याद रखें कि उग्रसेन जो है क्षत्रियों का नाश करने वाले हमेशा जो है इनके खिलाफ रहते थे, इसलिए उग्रसेन को सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर कहाँ का शासक था? तो आप याद रखिएगा सिकंदर था मकदूनिया का शासक। मकदूनिया का शासक था, ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जरा जवाब दीजिएगा। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि जैन धर्म में प्रथम संस्थापक कौन था? प्रथम संस्थापक कौन था? कमेंट कीजिएगा। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है? तो 4 महाव्रतों में 5वां व्रत क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पंच महाव्रत किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा जोड़ा है? तो यह जोड़ा है ब्रह्मचर्य। पहले अपरिग्रह, आस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ये लास्ट में आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। नेक्स्ट वन स्क्रीन पर है कि कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों 2 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है लोथल कहां पर है, तो लोथल के लिए आप क्या गुजरात लगाएंगे? फिलहाल कालीबंगन की बात अगर करें तो यह कालीबंगन है राजस्थान में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। राजस्थान की बात करें तो एरिया वाइज के अनुसार ये सबसे बड़ा राज्य है। भारत का पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कौन सी सभ्यता में, किस काल में प्रकट हुए थे? तो दोस्तों यहां पर हम बताना चाहेंगे कि यह प्रकट हुए थे आपके बुद्ध काल में या मौर्य काल में। तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ। याद रखें धातु के बने सिक्के हैं, क्वेश्चन को बारीकी से समझें। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। दोस्तों पता है आपको एग्जाम में बौद्ध धर्म से क्वेश्चंस बहुत डीपली में पूछे जाते हैं, जैन धर्म से डीपली में पूछे जाते हैं, और वेदों से। मैंने अभी ऊपर 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। हम इस वीडियो को अशोक तक ले जाएंगे और पूरे प्राचीन इतिहास को एक वीडियो में निचोड़ करेंगे। क्लियर है? प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो दोस्तों याद रखिएगा प्राचीन काल में भी संस्कृत ही भाषा थी। बाद में अगर देखा जाए तो हम कहते हैं महावीर स्वामी यानी जैन धर्म से संबंधित तो प्राकृत, और अगर देखा जाए बौद्ध धर्म से संबंधित तो पाली की बात होती है। क्या ऑप्शन रहेगा ए के साथ? पूरा लेख विद्या का अभिप्राय है।
अब आप कहोगे प्राचीन भाषा, आप देखते होगे कि भाई जितने भी ग्रंथ लिखे जाते थे वो संस्कृत में ही उत्कीर्णित थे। क्लियर है? तो आप अंदाजा लगा सकते हो। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो पुरालेख का मतलब होता है जो शिलालेख का अध्ययन। याद रखिएगा, जो शिलालेख का अध्ययन का मतलब है दोस्तों कि जो आप शिलों पर लिखते थे, शिलों पर लिखते थे, यानी हमारे जो पूर्वज है वो शिलों पर अध्ययन करते थे। आप अगर खुदाई करते हैं आज, चाहे हड़प्पा की बात करो, चाहे आप मोहनजोदारो की बात करो, कालीबंगन, लोथन की बात करो, तो ये क्या है, यहाँ पर पत्थर मिलते हैं और इनको पढ़ा जाता है, इन पर कुछ लिखा जाता है, इसीलिए कहा जाता है शिलालेख, यानी शिलों पर लिखा हुआ, उसकी स्टडी होती है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो सबसे पुराना जो शहर था वो कौन था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से आप ही एक चुनोगे, तो फिलहाल आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर पुराना शब्द है, इसका नया शब्द है बंदरगाह, या अब इंग्लिश में एक शब्द आने लगा है पोर्ट। अब ये बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? अब सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है और इसका जो बंदरगाह हुआ करता था वो लोथल हुआ करता था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। क्या लोथल गुजरात में है? मुझे ये कमेंट करके जल्दी से कमेंट करिएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 37 नंबर। बताइए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को, हाँ, लोथल गुजरात में है, याद कर लो। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, यही पत्तन नगर है। या क्वेश्चन में पूछा जाए लोथल कहाँ पर अवस्थित था, तो गुजरात में। कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित था? राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? डी के साथ। नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता, यानी जो हड़प्पा की सभ्यता है वो किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की, या लौह युग की? तो दोस्तों बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ? कांस्य युग के साथ चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉक हो जाएगा। बहुत अच्छे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो यह उत्पादन जो था वो कपास का था और इसलिए कपास आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। विषय नंबर 40, हड़प्पा के निवासी कैसे थे? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन गलती कर जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में गलत होता है। याद रखिएगा, जो प्राचीन सभ्यता थी वो हमेशा शहरी सभ्यता थी। कभी कभी बच्चों को लगता है कि प्राचीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ऐसा नहीं है। प्राचीन सभ्यता बिल्कुल पूरी तरीके से शहरी थी। ईंटों के मकानों को अगर देखें, नालियों को देखें, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय आज भी अगर देखा जाए वर्तमान में तो हमारा कृषि है, और यहाँ पर भी आपका कृषि जाएगा, इसलिए 41 का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? डी के साथ लॉक हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। 42 देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि हमारे संस्कृति में वेद कितने हैं, हमारे जो परंपरा में वेद कितने हैं, तो आप कहते हो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होता है, वेदों को ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान के प्रदाता है वेद। ऑप्शन जाएगा ए के साथ, और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर बात करें वेदों की बात की जाए तो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि वेदों को क्या माना जाता है? वेद क्या है, वेद क्या देते हैं, वेद का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर ज्ञान होगा। वेदों को क्या माना जाता है? तो दोस्तों वेदों को माना जाता है श्रुति। क्या माना जाता है? वेदों को हमेशा श्रुति माना जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में किस वेद में है? जो यज्ञ अपन करवाते हैं, तो इसलिए यज्ञ सूत्र की बात की जा रही है। यहाँ पर यज्ञ सूत्र की बात की जा रही है। बड़ा ध्यान से समझें कि यज्ञ सूत्र जो है किस वेद में समाहित है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, फिलहाल मैं करवाऊंगा भी। ऋग्वेद को प्राचीन वेद कहा जाता है, यजुर्वेद को गद्य पद्य का वेद कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी गद्य पद्य के साथ ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। यज्ञ सूत्र यजुर्वेद में सम्मिलित है। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल यहाँ स्थित है, यानी गोदीवाड़ा का मतलब है, आप एक बार ये भी कह सकते हो कि जो पत्तन नगर रहा था, या आप ये भी कह सकते हो कि एक बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह रहा है वो कौन है? लोथल है। गोदीवाड़ा लोथल कहाँ पर स्थित है? अभी अभी बताया कि गुजरात में अवस्थित है, और इसलिए गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा।
सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। तो आंसर किसके साथ जाएगा? पशुपति की जो है पूजा करते थे। 46 का आंसर बी हर बच्चे को पता होना चाहिए। और ये तो क्वेश्चन आपको आता ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरल माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता था? क्वेश्चन को बदल दिया गया, ऑप्शन को भी बदला गया थोड़ा सा, आंसर नहीं बदलेगा। निम्नलिखित में अगर हड़प्पा की बात करी जाए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करी जाए, तो आप एक ही आंसर मारेंगे, दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो की बात करी जाए तो वहां पर आंसर चेंज हो जाएगा कि मोहनजोदाड़ो का आंसर क्या होगा? रखालदास बनर्जी। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो रखालदास बनर्जी हो जाएगा। इस चीज पर आप गौर करें। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है, यानी धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो आपको मैं बता देता हूं कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि यज्ञ के सूत्र किस वेद में मिलते हैं, तो हमने कहा यजुर्वेद में मिलते हैं। और धार्मिक अनुष्ठान भी इसी के संबंधित आएगा। भाई ये क्या है? यज्ञ वगैरह। तो यज्ञ वगैरह ये धार्मिक अनुष्ठान है। आंसर किसके साथ जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस वेद में जादू, टोना, चमत्कार आदि मंत्र दिया जाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि यह सबसे अंतिम वेद है, जादू टोने का वेद कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह अथर्व वेद है, ठीक है ना, जादू टोनों वाला वेद। किस नदी के निकट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, BIMP क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो तरीके से पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन मिलता है, या किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थीं। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो वह सरस्वती है। और सबसे ज्यादा निकट कौन सी सभ्यताएं हैं, तो भी सरस्वती है। आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? मेसोपोटामिया की बात अगर की जाए तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोथल मारेंगे, पार्ट ऑफ गुजरात मारेंगे। मेरी बात याद रखना है, ठीक है ना, गुजरात मारेंगे। चलिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला है। मैंने अभी अभी ऊपर पढ़ाया था 30 क्वेश्चन के पहले, उसमें यह पढ़ाया था कि जो सोम है या नौवां मंडल किससे संबंधित है? वो सोम से संबंधित है। इसलिए यहां पर भी नौवां मंडल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को अगर बदल दिया जाए, ऑप्शन में क्वेश्चन कर दिया जाए, तो क्या आंसर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जरा कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से करना है। प्रथम तीर्थंकर बताओ, क्या ऋषभ देव थे? तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ऋषभ देव को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। आंसर जाएगा डी के साथ। 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर अगर हुए हैं तो 24वां तीर्थंकर कौन है? वो है महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे संबंधित है? त्रिपिटक धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर किसके साथ जाएगा? 54 का बी चला जाएगा। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा बुद्ध जी को माना जाता है। क्वेश्चन है 55, महावीर की माता का नाम, यानी महावीर की माता कौन थी? यशोदा, अन्नोज्जा, चेटक या त्रिशिला? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहां पर आंसर चला जाएगा किसके साथ? त्रिशिला के साथ चला जाएगा। महावीर की माता का नाम त्रिशिला था। भगवान बुद्ध ने अपने प्राण कहां पर त्यागे थे? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। प्रश्न बनते हैं 3-4, और प्रश्न 3-4 क्या बनते हैं? देखिएगा, भगवान बुद्ध ने कहां पर प्राण त्यागे? भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां पर दिया? भगवान बुद्ध ने घर त्यागने की घटना को, जो घर त्यागा था उसको क्या कहा गया, या उपदेश की घटना को क्या कहा गया? तो आपको मैं बता देता हूं, कुशीनारा या कुशीनगर, पार्ट ऑफ, यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ मारेंगे। भगवान बुद्ध ने प्राण त्यागे थे कुशीनगर में, और जो उपदेश दिया था वो कहां पर दिया था? सारनाथ में। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषता किससे संबंधित था? नालंदा विश्वविद्यालय
एक विद्या का एक महान केंद्र था और विशेषता यह संबंधित था बौद्ध धर्म से क्या, जैन धर्म से संबंधित था क्या, वैष्णव धर्म से या फिर तंत्र में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप बौद्ध धर्म में अगर देखें तो यहाँ पर इसका उल्लेख साफ साफ मिलता है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, बौद्ध धर्म से एक और क्वेश्चन बनता है कि यह बौद्ध धर्म कितने पार्टों में बटा था, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। चलिए, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि या तो जैन धर्म से संबंधित होगा या तो बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, वो भी बुद्ध जी ने किया था। और ऑप्शन जाएगा किसके साथ, बी के साथ चला जाएगा। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कौन सी रिवर के किनारे, या उस लड़ाई को कहां पर लड़ा गया था। तो आप याद रखें, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर झेलम नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झेलम नदी हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि वितस्ता, ध्यान दीजिएगा, वितस्ता नदी किसे कहा जाता है, वितस्ता नदी किसे कहा जाता है, झेलम को ही कहा जाता है। या झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता नदी। या क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिकंदर और पोरस के मध्य कौन सी लड़ाई कहां पर लड़ी गई थी, तो वितस्ता नदी है अगर ऑप्शन में, तो उसका नाम मतलब है झेलम ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। या क्वेश्चन पूछा जाए वितस्ता नदी या वितस्ता युद्ध, इसको वितस्ता युद्ध भी कहा जाता है। वितस्ता युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। तीनों तरीके से क्वेश्चन बता दिए हैं, गलत नहीं करना। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था, यानी जो सिकंदर था उसका शिक्षक कौन था, सिकंदर किसके जो है शिष्य थे। तो आपको याद रखना है कि आंसर किसके साथ जाएगा, अरस्तु के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था। तो मृत्यु के बाद अगर देखा जाए, सिकंदर जा रहा था, मृत्यु हो गई, और हम कहीं ना कहीं यहाँ पर देखते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर पार्ट है यहाँ पर एक अहम रोल इसका है, और पूर्वी भाग इसके अधीन चला गया था, और कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। न्याय सूत्र किसने लिखा, न्याय सूत्र को किसने लिखा है, तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि गौतम को न्याय सूत्र का जनक कहा जाता है। चरक को आप कहीं ना कहीं देखते हैं, जो हमारे शारीरिक परिवर्तन हैं, चरक संहिता आप पढ़ते हो, ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, गौतम के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक, पहला क्वेश्चन। भारत में जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, दूसरा क्वेश्चन। याद रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन प्रथम तीर्थंकर, और चौथा क्वेश्चन 24वां तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। अब बात आती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। देखिएगा, जब भी बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के जो अधिकांश ग्रंथ थे वो पाली भाषा में थे, जबकि जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म को हम प्राकृत भाषा का मानते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद यानी तृतीय जो बौद्ध संगति है वो कहाँ पर बुलाई थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो था वो कौन था, अजातशत्रु था। और क्या था यहाँ पर, अजातशत्रु ने सबसे पहले जो है बैठक बुलाई, फिर कालाशोक ने बुलाई, फिर अशोक ने बुलाई, और फिर 4 ही यहाँ पर बौद्ध संगतियाँ हुई, फिर कनिष्क ने बुलाई। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कितनी बौद्ध संगतियों को यहाँ पर किया गया है, तो 4। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने तृतीय बौद्ध संगत कहाँ पर बुलाई थी, तो ये पाटलिपुत्र में, यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ। ये बहुत अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। अजातशत्रु ने राजगृह, वैशाली, कालाशोक है ये, वैशाली, ठीक है ना, पाटलिपुत्र, और बताइएगा कुंडल वनराम, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। सेल्यूकस निकेटर जो है पराजित किया गया था अशोक के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार द्वारा या बृहद्रथ द्वारा। तो जो सेल्यूकस निकेटर था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। इतिहास में सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि इसके ऑप्शंस बदलते रहते हैं, जैसे कौटिल्य, चाणक्य, बहुत नाम है कौटिल्य के। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा।
निम्नलिखित में किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यानी भारत में सबसे पहला विदेशी यात्री, क्वेश्चन पर गौर करें, विदेशी था लेकिन यात्री था। विदेशी यात्री ने भारत में सबसे पहला दौरा किया था ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, आई इत्सिंग, फाइयान। तो देखिएगा जो मेगास्थनीज है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज इंडिका को लिखने वाले हैं, यानी इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने लिखी है। ऑप्शन किसके साथ जाएगा? प्रथम यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कौन सी अशोक की पत्नी थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? तो बताना चाहेंगे दोस्त, करुवाकी नाम बहुत मिलता है इतिहास में। करुवाकी जो पत्नी है यह अशोक को प्रभावित करने वाली सर्वश्रेष्ठ पत्नियों में से एक थी। कलिंग युद्ध बहुत बार पूछा जाता है, अशोक से संबंधित है। इसके बाद जो है इन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं अशोक ने त्याग दिया था सब कुछ और कलिंग युद्ध से बहुत ज़्यादा विचलित हुए थे। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था ये बताना है। कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 BC में हुआ था। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 70 का ए के साथ चला जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जूनागढ़ शिलालेख जो है वो है रुद्रदामन से संबंधित। 71 नंबर का क्या है? ए के साथ चला जाएगा। बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाला शासक कौन था? तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं वो कौन थे? वो थे आपके कुषाण थे क्या, या भारतीय यूनानी थे? तो मैं आपको बता दूं कि यूनानी माने जाते हैं, फिर उसके बाद कुषाण का नाम आता है। ये आपको कंफ्यूज करता होगा बहुत सारा क्वेश्चन। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सिल्क मार्ग इतिहास का सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चंस में से एक। सिल्क मार्ग का आरंभ किसने कराया था? तो सिल्क मार्ग का जो आरंभ कराया था वो कराया था कनिष्क ने। कनिष्क ने सिल्क मार्ग का आरंभ कराया था। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? बिहार में बोधगया मंदिर है, यानी बोधगया में जो जिसको बोधगया मंदिर या महाबोधि मंदिर कहते हैं, बिहार का एक पार्ट है जिसका नाम है बोधगया। महात्मा बुद्ध से संबंधित रहा है और महाबोधि मंदिर एक विश्व में प्राचीनतम मंदिर है, विश्व में इसका नाम आता है। महाबोधि मंदिर का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? अशोक ने कराया था। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए चरक कौन था तो एक चिकित्सक था। चरक किसके दरबार में था? तो कनिष्क के दरबार में था। आंसर जाएगा डी के साथ। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा था? अभी बताया कि अशोक जो है ज़्यादा विचलित हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अशोक ने जो है 261 BC में इस युद्ध को लड़ा। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक या हिंद चीनी? तो गांधार कला जो संबंधित है वो है हिंद यूनानी से संबंधित है। 78 का जाएगा आंसर बी के साथ। बहुत सुंदर। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? कमेंट कीजिएगा। ये बहुत सुंदर सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भारतीय जो नेपोलियन की जो उपाधि है वो दी गई है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आयुर्वेद के वैद्य यानी चिकित्सा का भगवान, गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? गॉड ऑफ मेडिसिन किसे मानते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन मानते हैं। 80 नंबर का क्या? सी हमारा राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम से प्रसिद्ध, आपने सब सुना होगा कि जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर हैं इनका नाम कौन नहीं जानता, कि सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित हैं? तो आप याद रखिए जो आर्यभट्ट है और वराहमिहिर हैं ये जो है संबंधित किससे हैं? ये है गुप्त वंश से। गुप्त वंश से संबंधित हैं, इसलिए आंसर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। गुप्त संवत निम्नलिखित में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो गुप्त संवत चल रहा है, गुप्त संवत आया है इतिहास में, या इसका जो है आयोजन हमेशा आप देखते हो कि एक संवत है, एक विक्रम संवत है, एक गुप्त संवत है। और गुप्त संवत की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये स्टार्ट हुआ है। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो हूणों का आक्रमण था और भारत पर आक्रमण करने जा रहे थे तो आप उसको रोक दिए, कौन थे ये? तो आप याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा, स्कंदगुप्त के साथ।
समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त है भारत के नेपोलियन। स्कंदगुप्त है हुड़ों पर आक्रमण, जो हुड़ों का आक्रमण था वो कहीं ना कहीं भारत पर आक्रमण करने से रोक दिया। और चंद्रगुप्त है गुप्त वंश के कहीं ना कहीं चलाने वाले गुप्त वंश को। अगला क्वेश्चन 84, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा हर्षवर्धन की बात हो रही है, बिहार से भी संबंधित है। राजा हर्षवर्धन की बात अगर कन्नौज की बात करें तो कन्नौज का नाम ना आए तो फिर बेकार है, और थानेश्वर का नाम ना आए तो फिर बेकार है। थानेश्वर से कन्नौज को जो है स्थानांतरित करी थी। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? हम जानते हैं कि जो सोने के सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के हैं, वो यूनानी और कुषाणों से संबंधित रहे हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? तो यह आंसर जाएगा सोने के साथ, यानी ऑप्शन ए के साथ चले जाएंगे। बाणभट्ट निम्नलिखित में किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट का नाम अगर आता है तो बाणभट्ट जो हो जाएगा 86 नंबर का आंसर सी के साथ चला जाएगा, कुमार गुप्त के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी यह भी आपका कुमार गुप्त हो जाएगा। कुमार गुप्त आपको याद रखना है, ठीक है, कुमार गुप्त को आपको नहीं भूलना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? चलिए, अच्छा यहाँ पर मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, मेरे हिसाब से पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। कुमार गुप्त हो गया, बाणभट्ट। देखिए बाणभट्ट मैंने आपको हिंदी में भी बताया है, थोड़ा सा इसको करेक्शन करें अगर मैं बोल गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुमार गुप्त यहाँ पर लगवा दिया है। देखिए बाणभट्ट आपने देखा होगा कि किसके राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। कई बार आपने देखा होगा कि जो हर्षवर्धन की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन और आता है कि इसके शासनकाल में कौन जो है आया था, तो ह्वेनसांग का नाम होता है। हर्ष की बात की जाए तो हर्ष जो है चरित्र भी लिखा गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा लिखा गया ये आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ एक और हर्षवर्धन से बनता है कि हर्षवर्धन की 2 सभाएं होती थी, वो कहाँ पर होती थी? हर्षवर्धन की एक सभा होती थी कन्नौज में होती थी, दूसरी सभा होती थी प्रयाग में होती थी, ठीक है ना। और काफ़ी जो है पुष्प वर्षा के साथ हर साल हर्ष सभा का आयोजन किया जाता था। इसको बहुत हल्के में ना लें। ये 87 नंबर हो गया। चलिए 88 नंबर, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी का लेखक कौन था? तो बाणभट्ट, यानी ऑप्शन जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन का आंसर नीचे दिख रहा है, कोई बात नहीं। हर्षवर्धन अपने धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? आप देखिए अभी ये क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर कराया है। मैंने आपसे बोला कि एक कन्नौज में हर्ष सभा हुआ करती थी और एक हुआ करती थी प्रयाग में, जिसको इलाहाबाद कहा जाता था। तो फिलहाल हम क्या मारेंगे? प्रयाग के साथ मारेंगे, यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो जो कन्नौज सभा थी वो जो है किसके सम्मान में की गई थी? वो की गई थी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग को आपको यार कभी बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, ह्वेनसांग किसके काल में आया था, तो हर्षवर्धन के काल में आया था। ह्वेनसांग के आने पर कौन सी सभा आयोजित की थी? कन्नौज सभा। या कन्नौज सभा किसने आयोजित की थी? हर्ष द्वारा। अगला क्वेश्चन, लास्ट के 10 प्रश्न आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? कौन सी ऐसी रचना है जिसको हर्षवर्धन ने यहाँ पर नहीं रचित किया है? तो 91 नंबर का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? वो चला जाएगा हर्षचरित के द्वारा। अच्छा, हर्षचरित किसने लिखा है अगर स्वयं हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है? क्या बाणभट्ट ने लिखा है? कमेंट कीजिएगा फटाफट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? छोटे छोटे क्वेश्चन हम बीच में आपसे पूछ देते तो ये होमवर्क आपका होता है, इससे आपको थोड़ी सी ये लगेगा कि अरे मैं ये खोजूंगा, तो इससे क्या हो जाता? ज्ञान स्थायी हो जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वो धर्मपाल ने स्थापित किया था। डी चला जाएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो हम ये जानते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं ये है औरंगाबाद में, और ये महाराष्ट्र यानी पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शून्य के सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो आर्यभट्ट को माना जाता है। इसका उल्लेख पूरी तरीके से सत्यता के प्रमाण नहीं है, लेकिन आर्यभट्ट को माना जाता है। बरामिहिर कौन था? खगोलज्ञ थे, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष शटल, पावर स्टेशन। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो खगोलज्ञ, ऑप्शन ए के साथ लॉक हो जाएगा। अभी बरामिहिर और आर्यभट्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और 96 ये रहा, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी वो कौन सा जो है समय था? यानी ऑप्शन जाएगा किसके साथ?
96 नंबर का बताइएगा। तो 96 नंबर का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 712 ईस्वी। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण, जो खजुराहो में जो मंदिर हैं उनका निर्माण किसने कराया था? क्या आप चंदेल मारेंगे? क्या आप चंदेल मारेंगे? तो बिल्कुल सही बात है, इनका जो है निर्माण कराया था चंदेलों ने। और ये PCS RO आपके एग्जाम में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हो, सभी में पूछा जाता है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 98 का क्या चला जाएगा? ए के साथ। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो यह है तंजौर में, यानी ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन पिछली बार से एग्जाम में पूछा जा रहा है, 7 से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, यानी 7 सालों से लगातार पूछा जा रहा है। और ये रहा अंतिम क्वेश्चन, आज का जबरदस्त क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित में किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई ने लिखा था, इसलिए आंसर क्या चला जाएगा? 100 का सी हो जाएगा। बहुत कम समय के अंदर पूरी वीडियो को समाप्त किया है। अगर आप ईमानदारी से सिलेक्शन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।